चलिए बच्चा, तो अपन आज स्टार्ट करते हैं इसमें आगे जहां लास्ट क्लास में छोड़े थे। हमने ये सब पढ़ लिया था कि किसी भी वेक्टर में ओरी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए, रोलिंग साइड चाहिए, तीनों का काम समझते हैं। ओरी वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, ठीक है, और साथ में कितना कॉपी बनेगा ये भी यही डिसाइड करता है। ओरी डिसाइड द कॉपी नंबर। जो भी डीएनए आप जोड़ दिए वेक्टर में, वो वेक्टर कितना कॉपी बनाएगा उस डीएनए का, 1 बनाएगा, 10 बनाएगा, लाख बनाएगा, मिलियन बनाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर का सिर्फ इतना काम है कि हेल्प करता है ये पहचानने में कि सामने वाला ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। एक एग्जांपल, ये सेल है मेरे पास, नॉर्मल सेल है इकोलाई का। इस इकोलाई के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक जीन नहीं होता है, यानी इकोलाई को तुम कोई भी एंटीबायोटिक दोगे मर जाएगा। पेनिसिलिन दे दो, एम्पिसिलिन दे दो, टेट्रासाइक्लिन कोई दे दो मर जाएगा, ठीक है। हमने क्या करा, एक वेक्टर लिया, इस वेक्टर में हमने एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जोड़ा। किसका? टेट्रासाइक्लिन का, ठीक है। और हमने इस वेक्टर को जिसमें कि टेट्रासाइक्लिन का जीन इसमें डाल दिया, ठीक है। अच्छा, तुमको पता है इसे दिखता नहीं है, इसे पानी में होता है, सॉल्यूशन में होता है, तो तुम सॉल्यूशन में मिला देते हो, तुमको पता नहीं कि गया, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है ना कि तुम पकड़ के अंदर डाल दी, एक सेल दिखेगा क्या तुमको? नहीं। तो इकोलाई का कॉल नहीं होता, पानी के अंदर सॉल्यूशन, चीनी कैसे घुल जाता है पानी में, वैसा दिखता है। हमको बस पता है कि इस पानी में इकोलाई है, बस कहां इकोलाई नहीं पता है, बस। उसी तरह हमने एक वेक्टर उठाया, हमको पता है इस वेक्टर में टेट्रासाइक्लिन है, हम क्या किए, ऊपर से उसको डाल दिए, बस सिर्फ डाल दिए। अब वो अंदर गया कि नहीं गया ये हमें नहीं पता, ठीक है, ये अंदर गया कि नहीं गया हमें नहीं पता। अब बात यह है कि अब इसके अंदर गया कि नहीं गया चेक कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इकोलाई को निकाले, उसको एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मीडियम में डाल दिए, इकोलाई को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मीडियम में डाल दिए। अब हम ये देखें कि भाई साहब जब वो यहां गया और अगर ये इकोलाई उसके बाद टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट हो जाए, साइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट हो जाए, उसके बाद ये इकोलाई अगर टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट हो जाए, इसका मतलब है कि ये इसमें चला गया होगा। अगर ये वाला वेक्टर इसके अंदर चला जाएगा तो जाहिर सा बात है कि ये वेक्टर के अंदर है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, उसके बाद ये इकोलाई टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर जाएगा क्योंकि ये उसके लिए रेसिस्टेंट हो गया है। मतलब ये तुम यहां खड़े थे, बुलेट से मर जाते, एक बुलेट प्रूफ तुमको दे दी, हम मान लो एक बुलेट प्रूफ ऐसे फेंक दी, अब किसके पास गया बुलेट ये कैसे पता? गोली चला देंगे, जो बच गया उसके पास है ना। तो हमने ये वेक्टर डाल दिया इस इकोलाई में। अब अगर ये वेक्टर इसके अंदर चला गया हो, उस सॉल्यूशन में से हजारों में से किसी की इकोलाई में गया होगा, जिसमें भी जाएगा वो टेट्रासाइक्लिन को ग्रो कर जाएगा ना, करेगा नहीं करेगा? कर जाएगा। तो तुमको लगता है कि ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन हमको इस चीज में हेल्प कर दिया कि हम पहचान पाए कि मेरा वेक्टर इसमें गया है कि नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं ना, इसी के साथ साथ मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी जीन हमको डालना था वो भी यहां लगा दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वेक्टर जिसके अंदर एक सेलेक्टेबल मार्कर है, इस रेसिस्टेंट जीन को क्या बोल रहे हैं? सेलेक्टेबल मार्कर और जीन। अब हम इसमें डालें, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट में गया है कि नहीं गया, पता करने का क्या तरीका है? सेलेक्टेबल मार्कर से चेक कर लेंगे, अगर ये टेट्रासाइक्लिन से बच गया मतलब कि वेक्टर चला गया है, और वेक्टर में ये दोनों है, अगर ये गया तो ये भी गया ही होगा, है ना। बस, तो अगर कोई चीज तुमको ये पहचानने में मदद कर दे कि वो ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, इस चीज को बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। किसी भी वेक्टर में, अच्छे वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर जरूर होना चाहिए, हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। अक्सर उसमें हम लोग कोई ना कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ही रखते हैं, जैसे एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन। हम ये वाला यूज किए थे जब हम लैब में काम किए थे ना, तो कैनामाइसिन यूज करते थे। ये जो इकोलाई वाला चीज बताई हम किए हुए, ठीक है, और ये भी कैनामाइसिन यूज करते थे, ठीक है। नॉर्मली इकोलाई में किसी का भी रेसिस्टेंस नहीं होता है,
तो कोई भी रेसिस्टेंट अगर आया है तो आप किसी न किसी प्लाज्मिड के थ्रू उसमें डाला ही होगा, अपने आप नहीं होगा। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो पता कैसे करोगे कि मेरा जीन गया है कि नहीं गया है। और ही नहीं रहेगा तो स्टार्ट ही होगा कॉपी होना, और नहीं कॉपी नंबर कितना होगा ये डिसाइडेड होगा। तीसरा है क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट। अब देख लो बेटा, हम लोग अभी वेक्टर का बात कर रहे थे, वेक्टर में एक खास बात तो देखे थे कि उसमें वो होना चाहिए क्या, सेलेक्टेबल मार्कर, और साथ में इसका भी तो जगह हो कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जाए। इसको ही बोलते हैं क्लोनिंग साइट, जहां पे तुम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालकर इसके अंदर पहुंचाए। जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन है जो तुमको पहुंचाना है। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन है जो तुमको पहुंचाना है। नॉर्मल देख लो, एक रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा यहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट होता है, देख रहे हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट तुम वहां चिपका के पहुंचाएगा। डिटेलिंग कैसे होता है ये तुम आगे और सीख जाओगे, अभी बस होता है क्या क्या। वेक्टर में 3 चीज होना चाहिए तुमको ये याद रखना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ओरी साइड, एक सेलेक्टेबल मार्कर और एक क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट। अब बोलो सर क्लोनिंग साइट को आप रेस्ट्रिक्शन साइट क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई साहब एक बात बताइए, अगर आपको यहां जीन डालना है तो तुमको पहले जो डीएनए था लावा उसको काट के निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? ये ऐसे निकला, अब इसके निकलने से जो यहां जगह खाली हुआ है, इसके निकलने से जो यहां जगह खाली हुआ है तुम उसी जगह में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालोगे, यही करोगे। तो भाई साहब यहां पे जगह खाली करने के लिए कोई तो एंजाइम कट करेगा ना। कल पढ़े थे कट करने वाले एंजाइम को क्या बोलते थे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यहां पे साइट होना चाहिए, तभी कोई यहां और यहां कट करेगा। समझे बात? चलिए, अब है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को किसी होस्ट में पहुंचाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को होस्ट में पहुंचाते हैं। याद रखना उसके लिए उसमें एक चीज होता है इंसस्टर इनएक्टिवेशन। इंसस्टर इनएक्टिवेशन का मतलब मान लो जैसे मेरा यही कोई प्लाज्मिड है, ये एक्चुअल में एक प्लाज्मिड है, ठीक है। हम चाहते हैं कि कोई मेरा जो जीन है वो यहां पहुंचे, यहां पे मान लो हम यहां डाल रहे हैं, ठीक है, या वहां नहीं डालते हैं और अच्छा काम करते हैं, यहां डालते हैं। यहां पे एक एंजाइम में जो कट करेगा, कौन सा एंजाइम? बाम H1। हम उस एंजाइम को यूज करके यहां पे काटे डीएनए काट के निकाल दिए और उसके जगह पे अपना जो मेरे को डीएनए चाहिए था वो डीएनए डाल दिया। ठीक है, हो गया ना। तो अब एक खास बात देखो, तो पहले ये पूरा किसका जीन था? अच्छा क्या इतना बच्चे डाले हुए? पहले ये पूरा किसका जीन था? देखो ये जीन किसका है? टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस। किसका है? टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस। यानी ये प्लाज्मिड जहां भी रहेगा उसको टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और साथ में देखो इसमें एम्पिसिलिन का भी रेसिस्टेंट है। मतलब ये वेक्टर जहां भी रहेगा उसको दो एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा, एक एम्पिसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन। हमने क्या करा कि टेट्रासाइक्लिन के रेसिस्टेंट वाला जो जीन था वहां पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। तुमको नहीं लगता है कि मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने से टेट्रासाइक्लिन वाला जीन टूट गया? तो क्या अब इसमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस है? नहीं। मतलब ये कि तुम्हारा मान लो ऐसा डीएनए था, ऐसा डीएनए था तुम्हारा GAATTACC, ऐसा तुम्हारा कोई कोडिंग था डीएनए का। इधर भी कर दो AAT, ऐसा कोडिंग था, ठीक है। ये पूरा कोडिंग था किसका? टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस का। तुमने क्या करा, बीच में चेंज कर दिया और यहां पे बदल के कुछ एक नया जीन लगा दिया, इसको हटाया और यहां लिख दिया CTA। तुमको क्या लगता है अब ये पूरा जो पूरा था टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस का जीन, अब वो बचा है, वो तो टूट गया बीच से। टूट गया तो क्या आधा आधा थोड़ा ही काम करेगा, और बीच में ऐसे भी गायब हो गया। तो आपने जब एक जीन डाला तो कोई दूसरा वाला डीएक्टिवेट हो गया, यही हुआ ना। इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन।
कि जैसे ही आपने कोई एक नया जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करा है, एक पुराना जीन इनएक्टिवेट हो गया। समझ में आ रहा बात? ये भी एक तरीका है। अब हम इसको आराम से देख सकते हैं। पहले ये प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी था, जीन ऑफ इंटरेस्ट में जाके जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ये देखने का तरीका है। टेट्रासाइक्लिन के लिए वो खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो गया, इसका मतलब कि हाँ वहां पे पक्का कोई जुड़ा था, अभी खत्म हुआ। ये वाला चीज अभी छोड़ दो, काम का नहीं है, इसको भी छोड़ दो, हम अभी बता रहे हैं आगे जो ये चीज है वो समझा रहे हैं, उसमें वो दोनों अपने आप आएंगे। बात कुछ ऐसा है, हमको ये देखना है कि एक प्लाज्मिड में हमने चेंज करा है और उस प्लाज्मिड को हम लोग पहुंचा रहे हैं। हमने कोई एक चीज चेंज करा और अब हम उसको डाल रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं। रिकॉम्बिनेंट यानी दो तरह के डीएनए से मिलकर बना हुआ चीज, दो तरह के डीएनए से मिलकर बना हुआ चीज। मान लो मेरे अंदर कोई एक डीएनए था, वो मेरा डीएनए है, अगर उसमें किसी और चीज का डीएनए मिला दे तो उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो कायदे से हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है और उसके बाद वो कहीं और पहुंचा देना है। मेरे पास एक आम का पेड़ था जिसपे फल तो बहुत लगता था, लेकिन वो मीठा नहीं था और बड़ा नहीं था। हम किसी और प्लांट के डीएनए से दो जीन निकाले, एक जीन जो फल को बड़ा करता है, एक जीन जो फल को मीठा करता है, दोनों को इस ज्यादा फल वाले पेड़ में जोड़ दिए। इससे क्या हुआ? इन तीनों को जोड़ने पे एक ऐसा डीएनए बना जिसमें बहुत ज्यादा फल भी लगेगा उस पेड़ में, बहुत मीठा भी होगा और बहुत बड़ा बड़ा फल भी होगा। तो हर तरफ से फायदा, हमको यही तो चाहिए था। अब हमने ये जो तीनों तरह के डीएनए को जोड़ा है ना, इसको ही बोलते हैं इंसर्शनल डीएनए, सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या था? बहुत बड़ा फल और मीठा फल। ये दोनों जीन मेरे इंटरेस्ट का था, बाकी पूरा डीएनए भाड़ में जाने को फर्क नहीं पड़ता, बट ये दो जीन तो चाहिए था मेरे को। कौन? बड़ा फल और मीठा फल। तो ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने इस डीएनए में जोड़ा, वो बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यही होता है, ठीक है। अब देखो, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पहले का डीएनए था, आपने उसमें कोई जीन जोड़ा तो जाहिर सी बात है किसी जीन के तो जगह पर ही जोड़ा होगा ना। तो एक जीन के जोड़ने से कोई एक तो इनएक्टिवेट हो गया होगा जो पहले था, इसको ही बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। दो डीएनए को जोड़ के जो बना उसको बोले रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दो डीएनए को जोड़ के जो बना उसको बोले रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक डीएनए ऐसा था, आपने इसमें एक नया डीएनए जोड़ दिया, दो तरह के डीएनए से मिलकर बना है, इसको क्या बोले? क्या बोले इसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमने क्या करा, देखो ये तो हमने डीएनए बनाया, अब इस डीएनए को किसी सेल में डालेंगे ताकि वहां एक्सप्रेस हो जाए, है ना। हम दो डीएनए को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अगर जुड़ गया तो क्या कहलाया, और अगर नहीं जुड़ पाता तो बोलते हैं नहीं जुड़ पाता तो क्या बोलते हैं, ठीक। अच्छा, ये मेरे किसी काम का है क्या? नहीं, हमको किसी का काम है। अब हम इसको चाहेंगे कि किसी सेल में डालें। अब जब हम इसको सेल में डालेंगे तो फिर से दो चीज हो सकता है, एक तो ये सेल में जाके खुद को एक्सप्रेस कर दे, और दूसरा वो सेल में जाके खुद को एक्सप्रेस नहीं करे। अगर ये सेल में जाके खुद को एक्सप्रेस कर दिया तो इसको बोलेंगे, और अगर खुद को एक्सप्रेस नहीं करा तो बोलेंगे समझ रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेंट और दूसरा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर है? चलिए, बस यही चीज तो यहां है। ट्रांसफॉर्मेंट, सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन अगर होता है तो दो तरह का चीज होता है, एक तो नॉन रिकॉम्बिनेंट और एक रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट में हमेशा इंसर्शन इनएक्टिवेशन देखने को मिलेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट में तो कोई दूसरा डीएनए आया ही नहीं, कुछ होना नहीं। ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, बनाने बहुत पूछता है। ये एक वेक्टर है जिसका नाम है PBR
322 जो हमने बनाया है आर्टिफिशियल सिंथेटिक, ठीक है। और इसमें देखो कौन कौन से एंजाइम कट कर सकता है। एक एंजाइम जो कट कर सकता है साल1, BAM-H1, HIND3, CLAV1, EcoR1, PVU1, PST1 और PVU2। ओरिसाइड देखो दिख रहा है, ओरिसाइड वो जगह है जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। ये सब एंजाइम रिस्ट्रिक्शन साइट है, इन्हीं सब जगह पे हम कट करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। बाकी कहीं कट नहीं कर सकते, यहाँ पे कट नहीं कर सकते क्योंकि वहां कुछ नहीं काट सकता है, यहीं पे कट होगा। BAM-H1 यूज करेंगे, यहाँ काट देगा, ठीक है। तीसरा चीज इसमें एक और दिख रहा आरओपी। ये जो आरओपी रीजन होता है ये उन प्रोटीन को कोड करता है जो कि रेप्लिकेशन में यूज होते हैं। मिला चलिए अब देखिए एक चीज यहां पे अभी तक कोई रिकम्बिनेंट है या नहीं उसको करने के लिए क्या देख रहे थे, इंसर्शन एक्टिवेशन कर रहे थे। हम देख रहे थे कि कोई जीन इनएक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। बाद में हमने क्या करा कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस को यूज करना शुरू कर दिया। कलर अगर रिकम्बिनेंट होगा तो कलर प्रोड्यूस करेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा तो कलर प्रोड्यूस करेगा, होगा तो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये वाला केस आपको पढ़ना है, अभी दिखाता हूं, यहां तक ठीक है। प्लाज्मिड जो वेक्टर का है उसमें कुछ खास बात है। प्लाज्मिड क्या है पहले जान लो। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है बिना डीएनए के कंट्रोल के, ठीक है। और उनका नंबर 1 या 2 भी हो सकता है या 1500 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। एक बार रीड कर लीजिए, आई डोंट थिंक यहां पे कोई दिक्कत होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर क्लोनिंग वेक्टर, कुछ और क्लोनिंग वेक्टर में भी बात करें, बस वही चीजें जो भी मैं आपको बताया। अब देखो जो चीज आपको बोल रहे हैं कि अब हम लोग वो यूज नहीं करते, अब हम लोग कलर यूज करते हैं। कलर कैसे, एक पेज और इधर अभी जो पढ़े ये वही पीछे वाला जो वेक्टर था, देखो पीछे डायग्राम मिला वेक्टर का, वेक्टर मिला जो भी पढ़े। और अभी जो दिखा रहे हो कलर वाला ये इसके बाद वाले बस वहीं पे देखो ऊपर के पैराग्राफ में मिलेगा लैक-जेड जीन मिला, देखो यहाँ पे। तो एक जीन होता है, बाद में हमने देखा कि भाई देखो एक प्रॉब्लम क्या था, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है और इसमें बार बार प्लेट करना पड़ता है, ठीक है। प्लेट करना यानी अलग अलग प्लेट पे ग्रो करना। उसको हटाने के लिए हमने क्या करा कि कुछ दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर ढूंढना शुरू करा, जैसे लैक-जेड जीन। खास बात ये था कि लैक-जेड जीन क्या करता था ना, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के रूप में कलर प्रोड्यूस करता था। क्या कलर, तो अगर ये जीन रहेगा तो जो कॉलोनी होगा बैक्टीरिया का जो दिखेगा वो ब्लू दिखेगा, दिखता ही था, दूर से ही दिख जाएगा, आंख से दिख जाएगा ब्लू है। तो हम क्या करें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को ना इस जीन में डालना शुरू करें, लैक-जेड जीन। तो अगर मेरे पास लैक-जेड जीन था, लैक-जेड जीन अगर ये है और इसमें हम कहीं डालना शुरू करें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो जाहिर सा बात है लैक-जेड तो इंसर्शनली इनएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, लैक-जेड जीन क्या करता था, ये एक एंजाइम बनाता था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि कलर प्रोड्यूस करता था। कैसे, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से इंटरैक्ट करके। अब अगर ये लैक-जेड जीन गया तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा? क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा? नहीं। और अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या ब्लू कलर दिखेगा? नहीं। तो अगर आपने जीन को लैक-जेड जीन के अंदर इंसर्ट करा अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ना तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा और ना ही ब्लू कलर दिखेगा, तो कॉलोनी व्हाइट कलर का दिखता है। तो अगर कॉलोनी व्हाइट कलर का दिख रहा है मतलब पक्का मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है। और अगर व्हाइट नहीं दिख रहा यानी नहीं गया, इसका लैक-जेड जीन पूरा का पूरा है, इसका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना, इसका ब्लू कलर आया। समझ रहे हो आप? नहीं समझे? अब तो ईमानदारी से बता दो, नहीं समझ रहे हो? सुनो, ये मेरा जीन है, अगर ये जीन ठीक ठाक रहेगा तो ये एक एंजाइम बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या करेगा, एक एंजाइम बनाएगा, क्या नाम है उसका? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब अगर ये एंजाइम बनता है ना तो बैक्टीरिया का जो कॉलोनी होता है किस कलर का हो जाता है? ब्लू कलर। हम क्या करें,
कि इसी जीन में ये जीन का नाम था लैक्जेट, इसी में अपना जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, वही बड़ा फल वाला और ज्यादा मीठा फल वाला ये वाला जीन डाल देंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट हम यहीं पे डाल दें बीच में। अगर हम यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दी तो लैक्जेट जीन तो बेकार हो गया। कैसे डालेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट? अगर हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है तो हम पहले इसको कट करेंगे, ये गया मतलब क्या, ये पूरा साफ। अब हम क्या करेंगे, उसके जगह पे अपना पसंदीदा जीन यही डालेंगे। तो अगर हम दूसरा जीन डाल दी तो लैक्जेट जीन बचा क्या? नहीं। तो लैक्जेट जीन नहीं बचा तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? तो क्या ब्लू कलर आएगा? रुको, अगर ब्लू कलर नहीं आ रहा है इसका मतलब यह है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन रहा है। इसका मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि लैक्जेट जीन कंप्लीट नहीं है, बीच में कोई दूसरा जीन आ गया है। तो क्या हम व्हाइट कलर देख के ये नहीं बोल सकते कि कोई जीन आया हुआ है? ब्लू कलर दिखा मतलब जीन नहीं है, और व्हाइट दिखाया जीन है। इसी तरह से आप हम यूज करते हैं। अब देखो एक बार इस पूरे पार्ट में एक्सपेरिमेंट है। अगर ब्लू कलर कॉलोनी अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो ब्लू व्हाइट कलर कॉलोनी दिखेगा रिकम्बिनेंट। रिकम्बिनेंट यानी दो अलग तरह का डीएनए जुड़ गया है। और अगर नहीं जुड़ेगा नॉन रिकम्बिनेंट रहेगा। जैसे बात है एंजाइम ठीक ठाक है, ब्लू कलर दिख रहा है, सीधा पता चल गया। इसमें इतना लंबा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं था, शॉर्टकट में पता चल जाएगा। ठीक है।